नमस्कार। हम हर रोज या हर कोई ना कोई एपिसोड ऐसा लेकर आते हैं जिसमें अलग तरह का संवाद होता है। जैसे कुछ पिछले दिनों में हम एक संवाद लेके आए थे कि जल ही जीवन है, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको। तो आज एक नया प्रसंग ऐसे ही शशविंदर जी से एक नया प्रसंग लेके कि हम ये जो गैप है, जनरेशन गैप, ये क्या है और ये क्यों होता है। और उस समय के हम लोग शायद करीब करीब एक ही उम्र के होंगे, नहीं मेरे से छोटे हैं शायद। ये मेरी 50 साल हो गई, थोड़ा दिख रहा है, और ये 40-42 साल के होंगे। उम्र बता देता हूँ, वैसे सामने बताने नहीं चाहिए, फिर भी बता ही देता हूँ। तो एक जो जनरेशन, हम 80s के 90s के उस दौर के हैं, तो उस समय के और आज के समय में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम उस समय को देखते हैं आज के समय में, उसमें क्या पॉजिटिव था और आज वो उससे कैसे अलग है, उसके बारे में शशि से बात करते हैं। वो अच्छा लिखते हैं और कई जगहों पर एक अच्छे इन्होंने संवाद भी किए हैं। तो शशि जी, मेरा सबसे पहला जो 90 आपने 90 का दशक देखा है जी। मैंने 80 का दशक नहीं देखा है जी। क्योंकि मैं उसके बीच में ही पैदा हुआ था, 74-75 में। तो आज के उसमें अलग क्या है, बस इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो। सबसे पहले तो कमल जी, मैं आपको, आपके क्रिएशन की टीम को प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर अपने विचारों को रखने के लिए। और आपका जो प्रश्न है कि जैसे हमने 90 का दशक देखा है और आज का जो समय चल रहा है, इसमें ऐसे लगता है कमल जी कि कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़ा युगांतकारी परिवर्तन हो गया है, बहुत बड़ा चेंज हो गया है। आप याद करें कि हमारे समय में घर भले छोटा होता हो, लेकिन घर के आसपास जगह बहुत ज़्यादा होती थी। तो बच्चे जो छोटे हैं, जो नौनिहाल है, वो अपने आसपास के लोगों के साथ खेलना, दौड़ना, भागना, पढ़ाई का समय नियत होता था, लेकिन खेल का समय नियत नहीं होता था। कई बार ऐसा भी, जैसे गर्मियों की छुट्टियों का मैं आपको बताऊं कि गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग खासतौर पर क्या करते थे। हमारा एक आम का बगीचा था और हम सभी भाई बहन और पास पड़ोस के जितने भी दोस्त हमारे होते थे, वो सभी लोग अपनी खाट, उसमें खाट होती थी, हाथ की बुनी हुई खाट होती थी, वो लेकर के हम लोग जाते थे, बागीचे में बैठते थे और बमुश्किल किसी के पास शतरंज या लूडो कुछ इस तरह का खेल होता था, कहीं एक बड़ी संख्या में से किसी एक के पास। अन्यथा हम लोग वहाँ पर कबड्डी या ऐसे जो मतलब एक सामूहिक खेल जिसको कहा जा सकता है, जिसमें आपको 15-20 लोगों की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसे लोगों को एक साथ रख करके हम लोग खेलते थे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस समय का जो दौर था वह लोगों को जोड़ने का दौर था, लोगों के साथ जुड़ कर रहने का दौर था। ये तो मैंने खेल में बच्चों का एक माध्यम, बच्चों का एक उदाहरण मैंने आपको बताया। आप आस पड़ोस के लोगों को देखें, आज से 30-40 साल पहले जैसे पड़ोस में कोई शादी है तो यूं लगता था कि शादी अपने ही घर में है। सारी तैयारियां करने में घर के सभी लोग लगे रहते थे, कोई खाट ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई रिश्तेदारों को ले आने जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें एक सामूहिक तौर पर होती थी। आज का जो दौर है, अब इन्हीं दोनों उदाहरणों को आज के दौर में देखें तो व्यक्ति इतना आइसोलेटेड है, इतना विलगित है, रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट, उसी में सिमटा हुआ जीवन उसका। खेलने के नाम पर वीडियो गेम खेल लिया या फिर ऑनलाइन कोई गेम खेल लिया, तो बच्चों का वो मानसिक विकास, वो शारीरिक विकास नहीं हो पाता जो हमारे दौर में लोगों का होता था। और इसके साथ ही साथ रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदारी में क्या होता है कमल जी कि आज के दौर में लोग जैसे जैसे आइसोलेट न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, उसमें लोग रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। बड़े नज़दीक के जो संबंधी हैं, हम उन्हें भी अपने मुख्य तीज त्योहारों में इनवाइट करना भूलते जा रहे हैं, और ऐसा किसी के साथ नहीं, ये एक लहर सी ही चली हुई है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आधुनिकता हमारे लिए एक विकास के तौर पर आई है या किसी शरण के रूप में आई है। जी। मैं एक छोटी सी उस पर ले जाऊंगा। अपने जो बचपन आपके खुद का बचपन, अभी पर्सनल आ गया हूँ थोड़ा, आपके खुद का बचपन कैसे गुजरा, क्या संघर्ष करने पड़े आपको जो आजकल के बच्चों को नहीं करने पड़ते हैं, या इसमें कुछ ऐसा अंतर जो आप देख पाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी, मैं आपको बताऊं कमल जी, मेरा जो घर है, मेरा गांव का जो घर है, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से लगभग 39 किलोमीटर दूर है।
और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो ये भारत नेपाल बॉर्डर या उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है। और न्यूज़पेपर जो उस समय हमारे यहाँ पहुँचते थे, अखबार जिन्हें हम यहाँ सुबह 7 बजे शायद, वो दोपहर के 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास पहुँचते थे, क्योंकि ट्रेन उस समय पर आती थी जनपद मुख्यालय से, तब कहीं किसी को जाकर के न्यूज़पेपर मिलता था। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, पढ़ने के नाम पर हमारे गांव की पाठशाला होती थी। अनडाउटेडली उस समय की सबसे अच्छी पाठशाला में मैं पढ़ा हूं। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं, जब मैं तुलना करता हूं अपने उस समय की आज के समय से, जब मेरे बच्चे जो यहाँ एक मेट्रो में रहते हैं, एक बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी सुविधाएं, उनके टीचर और हमारे अध्यापकों के उसमें उनके खेल की सामग्रियां जो है, हमारे समय में खेल की सामग्रियां क्या थी मैं आपको बताऊं। मेरा घर एक नहर के किनारे है। ये और बात है कि मैं तैरना नहीं सीख पाया, लेकिन मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त थे जो उस नहर में जब बरसात भरी हुई हो और बाढ़ जिसको कहते हैं आई हुई, उस दौर में भी वो पार करके चले आए। आप फर्ज कीजिए कि 13 साल 14 साल का एक लड़का बच्चा और उस गहरी नहर को एक बार में एक तरफ में पार करके निकल जाता है। उसकी क्या शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता होती होगी, क्या उसका साहसिक और उसका जो साहस है, उसका जो धैर्य है, उसको उन गुणों का विकास किस स्तर पर होता होगा। मुझे आज भी याद है जब हम लोग पेड़ पे चढ़ करके, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में ओलापाती कहते हैं, वो एक खेल होता है जिसको हमारे यहाँ ओलापाती या लखना बोलते हैं हमारी भोजपुरी लैंग्वेज में। तो लखना में क्या होता था कि एक व्यक्ति जो होता था उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो बाकी सबको टच करेगा, जिसको उसने टच कर दिया वो सभी लोग उसमें से गेम से आउट हो जाते थे। ये एक बड़ा ही मनोरंजक खेल था, बड़ा आनंददायी खेल था, मैं आपको बताऊं। और सब बड़ी तल्लीनता से खेलते थे, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग मिलकर के खेलते थे। और उस खेल का इस तरह से निर्माण हुआ है कि जो जितना छोटा रहेगा, अगर जितना फुर्तीला रहेगा, वो उतना ही उसमें सफल रहेगा। आप समझते? तो अब उसका क्या है कि उसमें खेल का शारीरिक उससे कोई लेना देना नहीं है, कि उसकी फुर्ती से लेना देना है, उसकी मानसिक क्षमता से लेना देना है। साथ ही साथ उस खेल में न सिर्फ उसका शारीरिक विकास हो रहा था, बल्कि उसका मानसिक विकास भी हो रहा था। कैसे बचना है, कैसे छिपना है, कैसे रणनीति बनेगी, ये सारी कुशलताएं उसके अंदर डेवलप होती रहती। मैं आज के जो बच्चे हैं, उसी उम्र के, जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, उस उम्र के बच्चे जो आज हैं, जब ये वीडियो गेम खेलते हैं, जब ये कोई गेम का ऐप खेलते हैं, तो उसमें उनका मानसिक विकास कितना है, क्या है। आप स्वयं सोचिए कि एक बच्चा जैसे वो टेम्पल रन करके एक खेल आता है, उसमें भागा जा रहा है और अपने टैब्स दबाता जा रहा है, उसका कोई शारीरिक एक्टिविटी, कोई शारीरिक गतिविधि उसकी नहीं है, उसका 0 पसीना निकल रहा है, वहां पर एसी में बैठ कर खेलता जा रहा है। तो विकास कहाँ हुआ बच्चे का? बच्चा तो एडिक्ट होता जा रहा है। नशे में और अभ्यास में यही तो अंतर है। नशे में व्यक्ति का क्या होता है, शरण होता है, इसमें उसका शारीरिक शरण हो रहा है, मानसिक शरण हो रहा है। और अभ्यास जब व्यक्ति करता है तो उसमें क्या करता है कि वो मजबूत होता है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो कहीं न कहीं आज का जो दौर है, इसके जो खिलौने हैं, वो हमें हमारी सभ्यता से, हमारे परिवार से, हमारे लोगों से दूर करते जा रहे हैं बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। वो बहुत बढ़िया आपने बताया कि हमारा जो बौद्धिक और शारीरिक विकास है, ये दोनों कंपल्सरी आवश्यक हैं, जिससे कि आपकी लाइफ भी अच्छी रहती है और बाकी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो संस्कृति है अपनी, जो सभ्यता है, जैसे मैं था तो मेरे पिताजी मुझे सुबह सुबह हनुमान चालीसा सुनाते थे, जबकि मैं एक उस धर्म या बोलते ना हमारे में वो बोलते जाति से, लेकिन फिर भी एक होता था कि पिताजी सुबह ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र ये सिखाते थे। क्या आजकल के बच्चों में ये जो मनोरंजन, संस्कार, सभ्यता, ये किस तरह से क्या बदलाव हुए हैं इसमें, या कुछ सिस्टम है अभी तक जिससे हम बच्चों को उसमें ला सकें? मैं कहूँ कि जो बदलाव है वो निस्संदेह तौर पर ये गुणकारी बदलाव तो नहीं है। आज आपको 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे बच्चियाँ रील्स पर नाचते हुए, जिसको वास्तव में कहें कि अश्लील गानों पर नाचते हुए दिख जाएंगे। वो किसी के बच्चे हैं, हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे के आस पड़ोस के लोग हैं, और सार्वजनिक स्थानों पर। और हैरत की बात ये है कि न सिर्फ वो, बल्कि उनके माता पिता उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप याद कीजिए हमारे दौर में क्या होता था कि कोई दादा बाबा
कोई बुजुर्ग उधर से गुजर रहे हैं तो सब लोग बिल्कुल सावधान खड़े हो जाते थे या छिप जाते थे कि कहीं बाबा हमें देख न लें। और किसी का बच्चा हो, गांव में किसी का हो, दोपहर में धूप में घूम रहा है, अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने पकड़ लिया तो फिर 2 डांट उसको लगाता था। और ये तो मैं बड़े एहतियात से कह रहा हूं, कोई आश्चर्य नहीं कि उनको एक आध कंटाप भी लग जाता हो। तो संस्कारों में कहीं ना कहीं शरण हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप देखें हमारे समय में जब रामायण सीरियल आता था, महाभारत सीरियल आता था, तो बड़े बुजुर्गों के साथ परिवार के सभी लोग, यहाँ तक कि मोहल्ले के साथ सभी लोग, क्योंकि उन दिनों संसाधनों का अभाव था, सबके घरों पर टीवी नहीं हुआ करती, सब लोग बैठ जाते थे एक साथ। और जैसे ही मुझे याद है रामायण में, जैसे ही रामानंद सागर वाला जो रामायण है उसमें जब शंख की आवाज़ आती थी तो सब लोग हाथ जोड़ लेते थे कि अब राम कथा शुरू होने वाली है। और क्या तो पुण्य विचार होते थे उस समय, लोग बड़े भाई छोटे भाई। अब आप मान लीजिए कि हफ्ते में, सप्ताह में एक बार आप रामायण देख करके उठे हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ गूंज रही है, आप देख रहे हैं कि एक भाई ने एक भाई के लिए किस तरह से अपना त्याग कर दिया, और दूसरा देख रहे हैं कि दूसरे भाई ने पहले भाई के लिए किस तरह से त्याग किया है। अब ये व्यवस्था जो है, गांव में जो लोग हैं, परिवार वाले जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को, मैं मजाक में कई बार कहता भी हूँ अपने छोटे भाइयों को, मेरे छोटे भाई भी कई बार मुझे कहते हैं, मैं उन्हें अनुज कह देता हूँ, वो मुझे अग्रज कहते हैं। और कई बार ऐसे संवाद हम आपस में करते हैं। कहीं ना कहीं ये संवाद जो हमारे दिमाग में स्थापित होते थे, ये त्याग और समर्पण जो हमारे दिमाग में स्थापित होते थे, इससे जो पारिवारिक विवाद होता है वो घटता था। अब ऐसा नहीं। अभी आप देखते हैं छोटी छोटी सी बातों के लिए, एक बिलोंग जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ जा रहे हैं। यहां तक तो पिता पुत्र आपस में लड़ जा रहे हैं। पिता को पता है कि जाते समय मुझे ये सारी संपत्ति बेटे को देके जानी है, बेटे को पता है कि पिता को जाने के बाद सारी संपत्ति उसकी है, लेकिन चैन नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 50 लाख की LIC जीवन बीमा के लिए उसने अपने पिता का ही मर्डर कर दिया और उसको एक षड्यंत्र का नाम दे दिया। तो ये एक दुर्भाग्य है कि हम आधुनिकता के नाम पर कहां से चले थे और कहां आ गए। जी, जैसे कि अभी आपने बात की कि कैसे हर जो पीढ़ी है वो कैसे डिफरेंस आ रहा है, तो मेरा एक पूछना है कि ये जो दौर बदल रहे हैं तो इसमें रिश्तों का कोई मूल्यों में भी कोई फर्क पड़ा है कि जैसे लगता है कि दादा पोता चाचे ताए, थोड़ी फैमिली भी छोटी हुई है, पहले 5-5 6-6 होते थे, 4-4 होते थे, तो चाचा ताए बुआ सबका कंसेप्ट होता था। क्या इन रिश्तों के मूल्यों पे कुछ प्रभाव पड़ा है? कमल जी, बड़ा संजीदा सवाल पूछा आपने। इसका सबसे ज़्यादा इस बदलते दौर का जो दुष्प्रभाव पड़ा है, मैं प्रभाव नहीं कहूँगा, दुष्प्रभाव जो पड़ा है वो हमारे रिश्तों पर ही पड़ा है। इस समय आप मीडिया का कोई मंच हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, आप उठा करके देखिए, उस पर आपको ऐसी हृदय विदारक घटनाएं मिलेंगी जहां लोग कितनी बर्बरता से, कोई पुत्र अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, सहोदर जिसको कहा जाता है, भाई यानी हमारा जो इतिहास रहा है वो इस तरह का रहा है कि एक व्यक्ति राजा बनता है, उसे वनवास दे दिया जाता है कतिपय षड्यंत्रों से, तो उसका जो छोटा भाई जिसके लिए उसको वनवास दिया गया था षड्यंत्र करके, वह आता है समर्पित होकर के पुनः अपने राजा को जंगल से वापस लाने के, लेकिन धर्म पर दृढ़ वो भाई वापस नहीं आता है। वो तो छोटा भाई भी अपनी जिद पर अड़ा है कि वो उसका खड़ाऊ लेकर के आता है, उस खड़ाऊ को राज्य का प्रतिनिधि मानता है और 14 वर्षों तक स्वयं जमीन पर क्यों सोता है, जमीन पर नहीं, मैं अपने शब्द संभालता हूं, गड्ढे में सोता है, क्योंकि जमीन पर स्वामी सो रहा है और उससे नीचे मुझे सोना है। तो हमने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है इस जगत में, और दुर्भाग्य यह है कि हम कहां से चले और आज क्या हो गए। एक बिलोंग जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर दी। जिस अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए जा रहे हैं कि 7 जन्मों तक 7 वचनों में बंधे रहेंगे, उसी पत्नी ने अपने उस पति को काट कर ड्रम में भर दिया। ये हमारे समाज की दुर्दांत सच्चाई है। यह बड़ा दुखद है कि मुझे मैथिली शरण गुप्त की वो लाइन याद आ रही है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। लोग कहते हैं हम बंदरों से चले थे और सभ्य होते होते हम आए हैं। अगर यह सभ्यता है तो साहब मैं कहूंगा कि हम असभ्य ही ठीक थे। हम जब बंदर थे तभी ठीक थे,
क्योंकि इतनी बर्बरता यदि इंसान अपने अपनों के प्रति करेगा, जिनको वो स्वजन कहता है, जिसको वो परिवार कहता है, तो या तो ये विकास नहीं है, आधुनिकता नहीं है, और या फिर हम पहले ही ठीक थे। ऐसे विकास हम नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं कि हमारे दौर में और आज के दौर में 3-4 दशकों में क्या बदला है। आपको याद होगा कि हमारे गांव में, हमारे गांव की सड़क से कोई ट्रक गुजरता था तो उसमें हनुमान चालीसा चल रहा होता था, श्री रामचरितमानस चल रहा होता था, उनकी चौपाइयाँ चल रही होती थी, या कबीर के दोहे चल रहे होते थे, रहीम के दोहे चल रहे होते। तो तुलसीदास जी महाराज की वो लाइन है कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे हूँ सो तस फल चाखा। अब आप सोचिए कि जब वो बस, वो ट्रक वहां सड़क से गुजर रही है और इस बात का उच्चारण करते हुए चल रही है, जो जस करें सो तस फल चाखा, और उस रास्ते पर जितने लोग जा रहे हैं अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग प्रयोजन से जा रहे हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर सोच के जा रहा है कि आज मैं खूब मरीजों के खूब पैसे काटूंगा, कोई दुकानदार है सोच करके जा रहा है आज तो माल दोगुना करके बेचूंगा, एक किसान उधर से गुजर रहा है सोच रहा है कि बगल वाले की नाली काट दूंगा, सारा पानी अपने में डाल दूंगा। और जैसे उसके दिमाग में जाएगा ये फार्मूला कि जो जस करे सो तस फल चाखा, आप सोचिए उसका जो प्रयोजन था, जो मंतव्य लेकर के वो निकला था, वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। हम अपनी जड़ों से दूर हुए, इसलिए परिणाम जो है उस परिणाम में बदलने लगे। हमने शाम को अपनी चौपाल पर कीर्तन गाना बंद कर दिया, और आजकल हम उन बाबाओं के चक्कर में पड़ गए जो कहते हैं कि काला पर्स रखो तो कृपा बरसेगी। साहब, मेहनत आप करेंगे नहीं, परिश्रम आप करेंगे नहीं, कृपा आपको चाहिए। कृपा कहां से? काला पर्स रखने से तो लक्ष्मी आ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये परिवर्तन हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, बट हमें करना कुछ ना पड़े। तो ये जो सोच विकसित हुई है, ऑब्वियसली ये पाश्चात्य सोच है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सबको ये पता है कि भाई आप अपने लिए हो सकता है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण आपको बता दूं कि हमारी सभ्यता कैसे चली थी। एक बूढ़ा माली अपने बगीचे में एक पेड़ लगा रहा था, और वो पेड़ था अखरोट का। अखरोट के पेड़ जब लगते हैं तो उसके 40 वर्षों बाद फल देते हैं। तो राजा जब उसके बगल से गुजरा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कि बाबा, तुम्हारी उम्र तो पहले से ही 80-90 है और तुम अखरोट लगा रहे हो, कब फलेगा? तो माली ने कहा कि महाराज 40 वर्षों के बाद ही फल देता है। तो उसने कहा 40 वर्षों तक तो तुम जीने के भी नहीं, क्यों लगा रहे हो ये फल? तो उस माली ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस माली ने कहा कि महाराज, मैंने जो अपने जीवन में अखरोट खाए वो मुझसे पहले के लोगों ने लगाए थे, और उस 40 वर्षों बाद मैंने उसके अखरोट खाए, और अब जो मैं लगा रहा हूं ये मेरे बाद की पीढ़ी खाएगी। जिस दिन हमारा समाज इन बातों को समझ जाएगा कमल जी, उस दिन ये जो अंतर पीढ़ी है ये समाप्त हो जाएगी। हम अपनी विरासतों को लेकर के जीना जिस दिन शुरू हो जाएंगे, हम उनकी नसीहतों को लेकर के जीना जिस दिन शुरू हो जाएंगे, उस दिन हमारा समाज फिर से वही राम राज्य हो जाएगा, और फिर से हम जो है विश्व गुरु बनने की राह पर चल जाएंगे। जी, एक बड़ा ऐसा प्रश्न जो शायद बहुत महत्व रखता है, वो है भाषा। जी, एक रीजनल लैंग्वेज, स्टेट में अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी, और एक पाश्चात्य सभ्यता इंग्लिश। आप ये बताइए कि इनका क्या रोल है इसमें? क्या इनका भी कोई रोल है कि जिसमें इन्होंने कुछ इम्पैक्ट किया है ऐसा जो इस जनरेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं? भाषा एक माध्यम है अभिव्यक्ति का, भाषा माध्यम है चीजों को जोड़ने का, लेकिन भाषा तोड़ने का माध्यम नहीं हो सकती। अगर कोई भाषा तोड़ने का माध्यम बन रही है तो निश्चित तौर पर उस भाषा का दुरुपयोग हो रहा है। कोयल किसको दे देती है, कौवा किससे हर लेता है, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबको अपना कर लेती है। कोयल की भाषा समझ में आती है क्या? कू 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 जो भी बोलते हैं, कौवा काव काव बोलते हैं, लेकिन उसकी भाषा में कर्कश स्वर होता है जो लोगों को अप्रिय लगता है। कोयल की भाषा, भाई वो अपनी भाषा में क्या कह रही है समझ नहीं, लेकिन उसकी आवाज को जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा मधुर लगता है। ठीक ऐसे ही हर एक भाषा का अपना एक लय है, अपना एक अपना क्या बोलते हैं आकर्षण है जो लोगों को पसंद आता है। और भाषा, मैंने जैसा कि कहा आपको, एक वर्तमान के कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास,
उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि मैं, ये उर्दू बज़्म है अपनी, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, जमाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। और कुछ अगली लाइन ऐसे है, मैं भूल रहा हूँ, लास्ट वाली लाइन कहते हैं कि मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। मतलब हिंदी और उर्दू जो है दो ऐसी भाषाएं हैं जो आपस में इस तरह से हैं जैसे बहनें, और मैं बोलने वाला हूँ हिंदी का तो मैं उर्दू को अपनी मौसी समझता हूँ। ठीक ऐसे ही मैं भारत की ही अन्य भाषाओं की बात करूँ, मैं आपको बताऊँ संस्कृत का जो इतिहास मिलता है वैसा ही इतिहास संगम का मिलता है, यानी तमिल साहित्य मिलता है। जितना समृद्ध संस्कृत का इतिहास है वैसी ही समृद्धता तमिल साहित्य की। मैं व्यक्तिगत तौर पर बंगाली साहित्य का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने जो हालांकि बंगाली स्क्रिप्ट नहीं आती, लेकिन मैं बंगाली का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है। और सारे ही जितने भी प्रमुख लेखक हैं, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी की कपाल कुंडला हो और रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा हो, तो ये सब मैंने पढ़ी है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं जब प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो मैं अपने खेतों के उस हरियाली मेड़ पर पहुंच जाता हूँ। ठीक है, वैसे ही जब आप कपाल कुंडला को पढ़ेंगे तो आप मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के उस छोटे से टापू, उस छोटे से द्वीप, उस छोटे से जंगल में पहुंच जाएंगे जहां एक तांत्रिक एक कन्या है, उसको उसकी बलि देने के लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि एक कथा वस्तु इस तरह की है। वो जो रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने इतना सुंदर लिखा है, इतनी सुंदर प्रस्तुति की है कि आप किताब भले अपने ड्राइंग रूम में लेकर के पढ़ रहे हो, लेकिन आप पहुंच जाएंगे मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में उस भयानक जंगल में। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो सिद्धहस्तता है, ये जो पारंगत होने की कला है भाषा को प्रेजेंट करने की, ये बड़ी विशेष है। तो भाषाओं का काम जोड़ना है, न कि तोड़ना। मुझे ठीक से याद है कि अगर राजनीति ना होती हो तो भाषाओं में कहीं युद्ध मैंने सुना नहीं कि ये भाषा बोलने वाले हैं उनके दूसरी भाषा बोलने वाले से इनके बीच में युद्ध होना चाहिए। नहीं, माँ जो शब्द है हिंदी में भी उतना ही प्रिय है जितना अरबी में होगा, जितना उर्दू में होगा, और जितना वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम में होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जो जनरेशन गैप है, ये जो बदल रहा है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को पसंद आया होगा। और इसमें कुछ भी कमेंट्स आपको लगता है, कुछ कमेंट्स हों शशि जी के लिए हों, हमारे लिए हों, इस चैनल के लिए हों, तो ज़रूर कमेंट करें। उसका उत्तर देना हमारा दायित्व है और ज़रूर उत्तर देंगे। और आगे भी ऐसे ही अलग अलग उनके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।